आज के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुप्रतीक्षित क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं और मैं क्लास आज गणित का प्रारंभ करने जा रहा हूं। मित्रों, गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गणित को लेकर हमेशा विद्यार्थियों में एक संशय रहता है। बहुत सारे बच्चों से जब बात करते हैं तो सर गणित समझ में नहीं आता है, गणित बकवास है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारा भी गणित ठीक नहीं था। तो ये गणित मेहनत की चीज़ है, पढ़ाई मेहनत की चीज़ है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप कर सकेंगे। तो आज मैं क्लास 9th की कक्षा, विषय गणित की कक्षा प्रारंभ करने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि अपने स्तर से जितना अच्छा हो सके हम करें और हम लोग सीखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 में एक पाठ है संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए आज हम लोग जीरो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग जीरो से बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि संख्या क्या है। और फिर बात करेंगे संख्या नाम। फिर बात करेंगे हम लोग संख्यांक। ये तीन चीज पर अभी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तीन चीज पर हम लोग बात करेंगे। ठीक ना। देखिए, कोई भी वस्तु से हमारा तात्पर्य पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी हो सकता है, टेबल कुर्सी कलम कागज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो हमारे पास कुछ वस्तुएं विद्यमान होती, मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार की कुछ वस्तुएं विद्यमान हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आप जो देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये चित्र के माध्यम से जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं उन वस्तुओं को हम संख्या कहते हैं। उन वस्तुओं को हम संख्या कहते हैं। जैसे अगर ये पेड़ है तो हम क्या बोलते हैं, पेड़ की संख्या। तो संख्या यहाँ कौन है, संख्या के रूप में यहाँ कौन है, पेड़। संख्या के रूप में यहाँ कौन उपस्थित है, पेड़ उपस्थित है। तो पेड़ यहाँ पर क्या है, पेड़ की संख्या। तो ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ये जो पेड़ हैं ये हमारी क्या है, संख्या है। अर्थात इसी को हम लोग संख्या कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हमारे पास उपस्थित हो, हमारे पास प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कभी टीचर पूछ देते हैं, अरे बताओ क्लास में कितनी संख्या है, क्लास में कितनी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, संख्या में किसको गिनते हैं, वहाँ जो उपस्थित बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं कि नहीं। तो वे बच्चे हमारे क्लास की क्या है, संख्या है। वे बच्चे हमारे क्लास की संख्या है। ठीक है, तो
ये संख्या है, और इनको हम जब गिनते हैं तो इनको गिनने के बाद हम एक नाम देते हैं और वह नाम कहलाता है संख्या नाम, और हम बोलते हैं 3। तो ये क्या हुआ, ये संख्या का नाम है। ध्यान से समझिए एक बार फिर से, ये संख्या है, ये जो उपस्थित वस्तुएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं, और संख्याओं के एक नाम जो आप बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या नहीं है, ये संख्या का नाम है। तो ये इन वस्तुओं की ये वस्तु जो उपस्थित है हमारे पास, ये संख्या है, और इन वस्तुओं की जो संख्या है उसका एक नाम हम रखते हैं, नामांकरण करते हैं और कहते हैं 3। और गणित में पढ़ने के लिए हम इसके लिए एक संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक अंक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक अंक होता है और ये अंक कहलाता है संख्यांक। तो ये संख्यांक है। तो ये देखिए, ये 3 ये संख्या ये नहीं है, 3 ये भी संख्या नहीं है, संख्या में ये है हमारा, ये क्या है, ये 3 जो है उस संख्या का नाम है। जैसे कोई बच्चा का हम नाम रख लेते हैं, वैसे इस संख्या का नाम रख दिए कि इस तरह की संख्या रखी हो तो उसको 3 कहेंगे, ऐसा एक नाम हम रखे हुए हैं। और इस नाम का एक अंक, यानी गणित में इसको हम कैसे लिखेंगे, अंक में हम कैसे लिखेंगे, शब्द में ऐसे लिखेंगे 3, और अंक में इसी संख्या को कैसे लिखेंगे, ऐसे इस चिन्ह से लिखेंगे। तो ये जो है एक चिन्ह है, और यह चिन्ह जो है, यह चिन्ह इस संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक चिन्ह है, अर्थात ये संख्या का अंक है। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या है। तो ये आपकी संख्या है, ये संख्या का नाम है और इस संख्या का अंक है। ठीक है, चलिए अब हम आज वर्ग नवम की कक्षा, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नंबर, NUMBER, नंबर। संख्या को क्या कहते हैं, नंबर्स नेम। ठीक है, और संख्यांक को क्या कहते हैं, डिजिट, डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नंबर्स नेम और डिजिट को समझ पाएंगे। चलिए, तो आज हम संख्या पद्धति, ठीक है, पद्धति, संख्या पद्धति, चलिए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। संख्या में सम उपसर्ग है और ख्या शब्द है, इससे बनता है, इससे संख्या का निर्माण होता है और बनता है क्या, संख्या। ठीक है, और पद्धति में पद और हति दोनों को मिलाने से शब्द बनता है पद्धति। चलिए कुछ शब्दों के बारे में हम लोग साथ साथ में चलेंगे। पद प्लस हति शब्द बनेगा पद्धति। ये हा जो है धा में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए अब पद्धति, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे कोई भी चीज़ को हम आगे उसी के अनुरूप बढ़ा सकते हैं या उसी के अनुरूप हम ढंग से कर सकते हैं, सिस्टम कहलाता है। आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। चलिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या को थोड़ा ऐसे समझना चाहिए कि प्राकृत का मतलब ही होता है प्रकृति,
प्रकृति से प्राकृत शब्द अस्तित्व में आया। तो जहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, तो वैसी संख्याएं जहाँ से पूरे संख्या पद्धति का प्रारंभ होता है, जहाँ से हम संख्या पद्धति को प्रारंभ करते हैं, वो प्राकृत संख्या है। जहाँ से हम संख्या पद्धति को प्रारंभ करते हैं वो प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक बार, एक मिनट, हाँ, तो जहाँ से संख्याएं हम प्रारंभ करते हैं संख्याओं को, वो क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे संख्या, और किसी भी संख्या को, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु को जब हम गिनते हैं तो गिनने के लिए जिस संख्या से उसकी गिनती प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जिस संख्या से हम किसी भी वस्तु की गिनती को प्रारंभ करते हैं, किसी भी वस्तु की गिनती को हम जिस संख्या से प्रारंभ करते हैं वह संख्या जो है प्राकृत संख्या है। मान लिया जाए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, तो ये तो संख्या में है लेकिन कितनी है, तो इसकी गिनती हम करते हैं, और गिनती करते हैं तो बोलते हैं पहले 1 2 3 4 5, ऐसे हम गिनती करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गिनती करते हैं। तो किसी भी वस्तु की संख्या पता करने के लिए जिसका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, वह संख्या गिनती की संख्या कहलाती है, और गिनती की संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तुम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और गिनती, किसी भी वस्तु की गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, किसी भी वस्तु की गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। कोई भी वस्तु अगर हमें गिनना हो, उसकी संख्या जानना हो, तो हम उसकी शुरुआत 1 से करते हैं। तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए इन संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है। n यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग कह सकते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। विच नंबर वी स्टार्ट काउंटिंग, जिस नंबर से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं, n फॉर नेचुरल, n फॉर नेचुरल, इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक। गिनती की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, और n का मतलब सीधी समझिए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक। चलिए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे
बड़ी प्राकृत संख्या। चलिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी मतलब जहाँ से ये शुरू होती है, तो शुरू कहाँ से होती है? 1 से। कभी भी कोई संख्या को लेकर के सबसे छोटी की बात करें तो सिंपल से दिमाग में ये लेके चलना चाहिए हम लोग को कि जहाँ से वो संख्या शुरू होती है वो संख्या क्या कहलाती है? सबसे छोटी कहलाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी का अर्थ होता है जहाँ उसका अंत होता है, जहाँ उसका अंत होता है वो सबसे बड़ी कहलाती है। तो इस संख्या को अगर बढ़ा चले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे अगर चलता रह जाए तो ये कहीं समाप्त नहीं होने वाला है। और जब ये कहीं समाप्त होगा ही नहीं तो उससे जो बड़ी संख्या है वो आ जाएगी। मान लो हम बोल दिए 5 लाख, 5 लाख 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है। ठीक, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आगे आपको काम आएगा ये है कि कोई भी प्राकृत संख्या, देखिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये बढ़ती कैसे है? तो पहली प्राकृत संख्या कौन है? पहली प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और पहली प्राकृत संख्या भी 1 है। ठीक है, तो पहली प्राकृत संख्या 1 है। ठीक, ऐसे। अब बताइए दूसरी प्राकृत संख्या कौन है? तो वो 2 है। तो ये 2 आया कैसे वो जानिए थोड़ा सा। ये 2 आया एक, देखिए पहली प्राकृत संख्या में क्या 1 जोड़ने पर। देखिए ये 1 था पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या के साथ 1 जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा, यानी दूसरी प्राकृत संख्या। तीसरी प्राकृत संख्या कैसे होगी? तो क्या करना है, पहली प्राकृत संख्या में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमको तीसरी प्राकृत संख्या मिल जाएगी। और चौथी प्राकृत संख्या जब पहली प्राकृत संख्या में 3 जोड़ेंगे। इस बात को समझाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य यह है कि जब हम कभी समीकरण वाले क्लास में किसी प्रश्न को हल करेंगे कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 17 है, ठीक है, तो वो दोनों ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो वहाँ पर हमको क्या करना है कि कोई प्राकृत संख्या को, तो 2 प्राकृत संख्या तो कोई भी हो सकता है ना बीच में, तो हम क्या करेंगे ना कि ऐसे चलेंगे कि 2 प्राकृत संख्या 3 प्राकृत संख्या ऐसे। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे कि पहली प्राकृत संख्या को x मानेंगे। x का मतलब पहली प्राकृत संख्या वहाँ पर मानेंगे। तो दूसरी प्राकृत संख्या कैसे होगी, क्योंकि हम देखें कि पहली प्राकृत संख्या में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी मिल जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा x + 1, ये दूसरी हो जाएगी। और तीसरी कैसे हो जाएगी x + 3, चौथी कैसे हो जाएगी x + 4। ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो सीरीज है, कोई संख्या नहीं पता है, मान लो कोई बोल दिया कि बताओ कि कोई प्राकृत संख्या का पहली प्राकृत संख्या x है, मान लेते हैं कि पहली प्राकृत संख्या तो 1 है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई कह दे नहीं 1 नहीं है x है, ऐसा बोल दे आपको कि 1 नहीं है x है, तो बताओ दूसरी प्राकृत संख्या कौन होगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि पहली प्राकृत संख्या यदि x है तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, ऐसा आपसे प्रश्न कर सकता है कोई। अगर ऐसा प्रश्न करे कि मेरे पास प्राकृत संख्याओं का एक सेट है जिसमें मान लो पहली शुरुआत वाली है 4, तो उसके आगे वाली कौन होगी, यानी दूसरी कौन होगी, तो कौन होगी 5। तो ये उसी तरह का प्रश्न है कि पहली प्राकृत संख्या कहीं से भी मान लो कोई कह दिया कि हमारे पास बहुत सारी प्राकृत संख्या है जिसमें से पहली यानी शुरुआत वाली जो है वो मान लिया जाए 3 है, तो उसके बाद वाली कौन होगी, तो 4 होगी। तो ऐसे एक प्रश्न बना सकता है कि अगर पहली प्राकृत संख्या x है मान लो, तो दूसरी क्या होगी। तो सिंपल सा बात है कि पहली प्राकृत संख्या में 1 जोड़ देंगे
तो दूसरी आ जाएगी, और तीसरी पूछेगा तो 2 जोड़ देंगे, तीसरी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। ठीक, तीसरी, तो तीसरी आ जाएगी जब 2 जोड़ देंगे तब, ऐसे। तो यदि किसी सीरीज में किसी प्रश्न में कहे कि पहली प्राकृत संख्या x है तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो 1 बढ़ा देना है x + 1। तीसरी क्या होगी, 2 बढ़ा देना है x + 2। चौथी क्या होगी, x + 3। ऐसे ही आप जितनी प्राकृत संख्या बोले उसमें 1 बढ़ाते चला जाना है, यानी पहली को x मान लेना है या y मान लेना है, जो मन करे मान लीजिए, और उसमें 1 बढ़ाइएगा दूसरी आ जाएगी, 2 बढ़ाइएगा तीसरी आ जाएगी, 3 बढ़ाइएगा चौथी आ जाएगी। यह काम आपको समीकरण वाले प्रश्नों में आएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा यहीं क्लियर कर लिया मैंने। चलिए, तो प्राकृत संख्या में हम बात समझ में आ गई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे पहली प्राकृत संख्या जो है वो भी 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। प्राकृत संख्याओं को n से सूचित करते हैं, n = 1 2 3 4 5 इट्स। ठीक है, तो ऐसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर को ऐसे ही आगे हम बढ़ाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। इसको भी संख्याएं ही समझना चाहिए। संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याओं को ऐसे कर लेते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं, देखिए यहाँ जो गिनती की संख्याएं थी, इससे सिर्फ हम गिनती का ही काम ले सकते थे, गिनती करने में ही इसका हम प्रयोग कर सकते थे। लेकिन किसी गणित को बनाने के लिए, किसी गणित को बताने के लिए हमें कम से कम 10 अंक की आवश्यकता होती ही होती है, और ये बिना 10 अंक के किसी प्रकार की कोई संख्या का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो एक संख्या कम है, अर्थात ये संख्याओं का जो समूह है वो अपने आप में गणित के लिए पूर्ण नहीं है, और इसको पूर्ण करने के लिए एक संख्या घट रही है, और वह संख्या है 0, 0। तो हम क्या करेंगे, और देखिए किसी भी वस्तु की गिनती अगर 0 से करें तो क्या होगा, तो देखिए मामला बिगड़ जाएगा। क्या होगा, मान लेते हैं किसी के यहाँ कोई पहुना आया, ठीक है, अब पहुना को कोई बोले रे जाके देखो रे कै पहुना आल थू। अब ऐसा अगर बोलेगा कोई, और कोई ऐसा बच्चा हमारा तेज होनहार बच्चा अगर ऐसा जाके करे कि 0 1 2 3 4 ऐसा अगर बात करे, गिन के हमको बता दे, और हम नाश्ता पैक करके नाश्ता पैकेट अगर ले जाएंगे तो एक पहुना मेरा क्या होगा, एक पहुना रूस जाएगा, कहेगा मेरा नाश्ता आया ही नहीं, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम 0 का प्रयोग गिनने में नहीं करेंगे, पहुना भड़क जाएगा, चिढ़ जाएगा, क्या है कि नहीं, चिढ़ जाएगा पहुना, फिर नहीं आएगा आपके यहाँ। इसलिए होनहार बच्चा जो है उसको 0 से गिन देगा। इसलिए ध्यान रखना कि 0 से किसी भी संख्या को गिनने में काम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो गिनने में हम 1 से ही काम लेते हैं, लेकिन गणित को बनाने में, गणित को पूरा करने में एक संख्या 0 की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप में हम 0 को यानी 0 को शामिल कर देते हैं, तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती है, और ये हो जाती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाती है। अब समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो संख्या आप देख रहे हैं, ये संख्या कौन सी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ से अगर इसको छोड़ दें तो यहाँ से ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, तो पक्का इसको अगर छोड़ देते हैं, तो इसको अगर हम ढक देते हैं तो ये संख्या और ये संख्या में कोई फर्क रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यहाँ से जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है, और यहाँ से जो संख्या है वो संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। और प्राकृत संख्या में किसको ऐड कर दिए हैं, मिला दिए हैं,
जीरो। यानी कह सकते हैं कि जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को मिला दिया जाए तो संख्याओं के नए समूह को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने के उपरांत मतलब बाद, मिलाने के उपरांत प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने के बाद उपरांत प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को मिला देंगे तो जो नए समूह बनेंगे, संख्याओं का जो नया ग्रुप बनेगा, वो संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और अब हम यहाँ से अपना गणित का थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब ये संख्याएं अपने आप में अब पूर्ण हो गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इससे संबंधित कुछ और बातें। देखिए, पूर्ण संख्याओं के समूह को ये मेरा अगला पेज है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से सूचित करते हैं, यानी W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अब बताइए, क्या पूर्ण संख्याओं से या पूर्ण संख्याएं क्या गिनती में काम आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि गिनती में वही बात है कि अगर किसी की गिनती करे कोई वस्तु की तो 0 से शुरू करेंगे तो उसकी संख्या 1 क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, पहुना रुच जाएगा, नाश्ता घट जाएगा। इसलिए वैसा नहीं करना है। अब बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो मैं पहले ही बताया कि सबसे छोटी का अर्थ है कि जहां से वो संख्या शुरू होती है। सबसे छोटी का अर्थ होता है जहां से वो संख्या शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? कहां से शुरू होती है? शून्य से, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जहां लास्ट करती है, तो ये पूर्ण संख्या हमारी जो पूर्ण संख्या है वो कहीं लास्ट नहीं करेगी, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें भी कि अगर पूर्ण संख्याओं पर आधारित कोई प्रश्न पूछ दे तो उसका भी सीरीज ऐसे ही चलेगा। पहली पूर्ण संख्या अगर x है, अगर मान लो 0 है तो 1 जोड़ेंगे तो आगे 1 हो जाएगा। फिर दूसरी के लिए हम पहली अगर 0 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरी आ जाएगी 1, तीसरी के लिए 1 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। यानी इसी सीरीज का पालन हम लोगों को प्रश्नों में करना चाहिए। आगे के कोई प्रश्न आ जाए तो इसका भी सीरीज ऐसा ही चलेगा कि पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी x + 1, तीसरी क्या होगी x + 2, चौथी क्या होगी
x+3 ऐसे चलेगा इसका भी। चलिए अभी तक का सफ़र कंप्लीट कि अभी हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को पढ़ चुके हैं। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। बात करने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए पूर्णांक जो शब्द बना है वो बना है पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, पूर्ण है जो अंक, ठीक है, पूर्णांक। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि से ये शब्द बनता है हमारा पूर्णांक। पूर्ण धन अंक शब्द बनेगा पूर्णांक, ठीक है। यहाँ दीर्घ स्वर संधि से शब्द बनने वाला है क्या, पूर्णांक, ठीक। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे इस पर, अच्छी बात है। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है वह अंक जो अपने आप में पूरा हो, वह अंक जो अपने आप में पूरा हो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक। तो कल्पना कीजिए कि मान लीजिए जाए कि आप लोगों के लिए आपके पापा सेव लाते हैं, ठीक है, और आप लोगों को बांटते हैं, ठीक है। मान लीजिए जाए आप लोग 3 भाई हैं, मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक, 3 भाई हैं, और आपके पापा आपके लिए सेब लाते हैं, ठीक। सेब होता है, सेव नहीं होता है, ठीक ना। तो आपके लिए सेब लाते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि आपके पापा एक सेब लाए हैं इतना बड़ा, एक सेब लाए हैं इतना बड़ा, और एक सेब लाए हैं इतना बड़ा। चलिए सेब का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, ये तो खैर अलग बात है। तो अब समझिए कि ये बड़ा सेब है, ये कुछ उससे छोटा सेब है, ये कुछ उससे छोटा सेब है। अच्छा आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल यहाँ कितने सेब हैं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे कि 3 है, और बिल्कुल 3 सेब हैं। भले हालांकि ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये बहुत छोटा है, लेकिन ये सेब क्या है कि अपने आप में सेब पूरा है, ये भी सेब अपने आप में पूरा है, और ये भी सेब अपने आप में पूरा है, ठीक। अब बताते हैं कि एक भाई को ये सेब मिल गया, मान लो इसको दे दिया, मान लेते हैं इसको सेब दे दिया, मान लो राम को ये सेब मिल गया, ये मिल गया श्याम को, ठीक, ऐसा है। और पिताजी क्या करते हैं ना कि इस सेब को काट करके जो है वो राधा को दे देते हैं। चलो भाई राधा को आधा ही हिस्सा है, नहीं, चलिए ठीक है। तो ये सेब काट करके पिताजी किसको दे देते हैं, राधा को दे देते हैं। मान लो सेब काट करके पिताजी किसको दे दिए, राधा को दे दिए। थोड़ा तुलना करके देखो कि ये जो सेब है, ये जो सेब है, इस सेब से तो ये खैर अधिक ही है, हालांकि ये आधा है, लेकिन इस सेब से ये सेब क्या है, अधिक है, मात्रा में अधिक है, वजन करेंगे तो अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या में बात करेंगे, अब इससे पूछो, राम से पूछो कितना सेब मिला तुमको, तो बताएगा क्या, 1 सेब मिला। श्याम को पूछो तो कितना सेब मिला, बताएगा 1 सेब मिला, पूरा सेब मिला। लेकिन राधा को पूछो तो ये बताएगी कि मेरा नाम है और राधा हमर, तो इसलिए हमारा मिल लो आधा। यानी इसको जो सेब है
वो आधा मिला। अब बताइए आधा तो मिला लेकिन इससे तो ज़्यादा मिला, लेकिन फिर भी ये सेब क्या कहलाएगा? आधा ही कहलाएगा ना। तो ये आधा ही कहलाएगा, तो ये क्या है कि ये पूरा नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। हालांकि अधिक है वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा सेब नहीं है, अपने आप में ये पूरा नहीं है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये भले छोटा है, लेकिन ये सेब क्या है? एक पूर्णांक के रूप में है, पूरा अंक के रूप में है, पूरी संख्या के रूप में ये है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि पूर्णांक का अर्थ होता है चाहे वो चीज़ या वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अपने आप में उसका पूरा होना पूर्णांक है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पूर्णांक में होता क्या है। तो पूर्णांक इंटीजर्स जो होता है कि शून्य और शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेंगे, और शून्य से इधर, चलिए ये शून्य हमारा बॉर्डर है, ऐसे दोनों हाथ रखते हैं। ठीक है, ये हाथ हमारा क्या है? दायां हाथ है, और ये हाथ हमारा क्या है? बायां हाथ है। तो ये शून्य के पास हम खड़े हैं, तो शून्य से जो हम इधर जाएंगे दाईं तरफ, मेरा ये दायां हाथ है। ठीक है, तो दाईं तरफ जाएंगे तो जो संख्याएं लिखाएगी वो प्लस में लिखाएगी, और शून्य से बाईं तरफ जो संख्या लिखेंगे वो संख्या हम माइनस में लिखेंगे। इधर जो हम संख्या लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, और इधर जो संख्या हम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यानी दायां हाथ मेरा प्लस लिखेगा, बायां हाथ हमारा माइनस लिखेगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। तो ये जो संख्याओं का ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं के नकारात्मक रूप, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के नकारात्मक रूप वाली संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृत संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के नकारात्मक रूप वाली संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो है वो मेनली दो तरह से होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और एक शून्य पूर्णांक भी कहीं कहीं हम देखते हैं, मिल जाता है देखने को, शून्य पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक करते हैं इसको, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, और इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाला।
चलिए बात करते हैं कि ये पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारे लेन देन करते हैं। कभी उधार, कभी जमा, कभी कर्जा, कभी जमा, ऐसे चलता रहता है। बैंक में जमा, निकासी, लाभ, हानि। तो गणित में जब हम इसको बनाएंगे या कभी अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या होता है कि कभी सौदे में घाटा, कभी तेरा घाटा, कभी मेरा घाटा, कभी बगल वाला का घाटा। तो ये घाटा, लाभ, हानि, जमा, निकासी चलता रहता है। तो हम इन चीज़ों को देखिए, एक्चुअली फिर से समझ लीजिए कि माइनस में कोई संख्याएं होती नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी मान माइनस में नहीं होता है, लेकिन यह सिर्फ स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइनस जो होता है वो माइनस संख्या का नहीं बल्कि संख्या की स्थिति का सूचक है, स्थिति का सूचक है। माइनस जो है वो स्थिति का सूचक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम मान लिया जाए कि किसी से हम 5 रुपया उधार लेते हैं, दुकान वाला से कभी मान लिया 5 रुपया उधार लेते हैं, तो उधार को 5 लिखने से ऐसे लिखें कि 5 उधार, तो ठीक है लिख तो सकते हैं, लेकिन गणित की भाषा में अगर आप उधार लिखना चाहें तो उसके लिए स्थिति यानी उधारी वाली स्थिति यानी स्थिति का सूचक के लिए हम उधार ना लिखकर सीधा इसके पहले माइनस लगा देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा 5 रुपया उधार है। तो ये माइनस जो है स्थिति का सूचक है। तो ये किसको दिखा रहा है? उधार की स्थिति को दिखा रहा है। ठीक है, अगर 5 रुपये के बाद मान लिया 8 रुपये जमा कर दिए तो प्लस, ये प्लस किस स्थिति को दिखा रहा है? जमा को। मान लिए किसी सौदा में किसी का 5 रुपया घाटा हो गया, हानि हो गया, तो ये हानि को दिखाने के लिए भी हम -5 कर सकते हैं। मान लो बैंक से हम कर्जा ले लिए 5 रुपया, तो जो है ये निकासी कह सकते हैं या कर्जा कह सकते हैं, उसके लिए माइनस ले सकते हैं। या लाभ हो गया तो इसके लिए हम एक प्रकार से कह सकते हैं प्लस कह सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति को बताता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस जो है वो स्थिति सूचक है कि ये हमारे विपरीत स्थिति को दिखाता है, इसलिए हम माइनस में उस संख्या को लिखते हैं। अब एक बात को आप समझ गए होंगे कि माइनस का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि होता क्या है वो समझिए। देखिए एक्चुअली दायां हाथ, बहुत देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को लेकर के लोग बोलते हैं कि यह उस विधायक का, प्रधानमंत्री का, उस नेता का, उस अधिकारी का दाहिना हाथ है। तो दाहिना हाथ है इसका मतलब क्या है कि वो मुख्य व्यक्ति है, मुख्य आदमी है। तो दाहिना हाथ हमेशा भैया मजबूत रहा है, और दाहिना हाथ हमेशा मजबूत रहा है, मजबूती का प्रतीक है, नज़दीकी का प्रतीक है। तो हमेशा दाहिना हाथ मजबूत रहा है, और दाहिना हाथ मजबूत रहा है, समृद्ध रहा है। तो इसलिए हम लोग अधिकतर ऐसा प्रयोग करते हैं कि वो उसका दायां हाथ है, हालांकि आदमी है उसके पास, लेकिन लोग कहते हैं उसका दायां हाथ है। तो ये दायां हाथ हमेशा समृद्ध रहा है, मजबूत रहा है, और अभी भी रहेगा। रहेगा क्यों नहीं भैया, दाहिना हाथ जो है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि हम जब किसी संख्या में इस तरह से देखें तो यदि हम इधर बढ़ेंगे, दाहिना तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, ये इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे यहीं से मान लो बढ़ना शुरू किए, मान लो यहीं से बढ़ना शुरू किए, तो -5, -3, -2 ऐसा अगर बढ़ता जाए तो सोचो, थोड़ी सी सोचने की बात है। कभी कभी हम पूछते हैं बच्चों से क्लास में कि बताओ बच्चों -4 और -2 में कौन बड़ा है। चलो ऐसे कर लेते हैं, -4 और -5 में कौन बड़ा है। ठीक, ऐसा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, -4 -2 पूछते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। ठीक, इसमें
कौन बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? -4 और -2 में कौन बड़ा है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे प्यारे बच्चे, होनहार बच्चे, तेज दिमाग वाले बच्चे तुरंत फट से बोलेंगे सर हम बताएंगे। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। -4 बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये 4 है और ये क्या है? 2 है। लेकिन बच्चा तो बहुत अच्छा बताया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो जो जानता था सही बताया, और बताना भी चाहिए जो हमें आता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग गौर अगर करें तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। समझिए कि एक आदमी है जो किसी का, सोच लीजिए, एक आदमी जो है वो किसी का 4 रुपया, और माइनस किसको दिखाता है? उधार। माइनस किसको दिखाता है? उधार। एक आदमी किसी का 4 रुपया उधार लिया है, ठीक, और एक दूसरा आदमी है जो 2 रुपया उधार लिया है। सोचो तो ज़्यादा कर्जा में कौन है? ये 4 रुपया उधार लिया है, ये 2 ही रुपया मान लो कर्जा लिया है। ये 4 रुपया कर्जा लेके काम किया है और ये 2 रुपया कर्जा लेकर काम किया है। तो सोचो जरा, ये दोनों में सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? तो सबसे बड़ा कर्जदार तो ये है -4, लेकिन जो जितना कर्जा लेता है वो उतना गरीब होता है। आखिर ज़्यादा कर्जा कौन लेगा? जो गरीब आदमी होगा। तो गरीब आदमी, तो दोनों में ज़्यादा गरीब कौन है? ये गरीब है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो उधार ज़्यादा ले रखा है ये, और ये उधार क्या लिया है? थोड़ा उधार तो ये भी लिया है, कर्जा तो ये भी लिया है, लेकिन थोड़ा सा कम लिया है। तो इससे तो थोड़ा कम गरीब है ये, यानी इससे थोड़ा अमीर है, समझ लो, ऐसे समझ लो। तो ये क्या है कि ये दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है -2 ये। और ध्यान दो, ये बड़ा और छोटा का चिन्ह लेकर के ऐसे और ऐसे को लेकर के हमें बड़ा संशय रहता है कि भैया किधर बड़ा, कैसे जानेंगे कौन बड़ा है? तो सिंपल सी बात समझो कि जो बड़ा है उधर डोका फाड़ देना। डोका बुझते? डोका, डोका मतलब मुंह, यानी जो बड़ा है उधर मुंह खोल देना है, मुंह खोल देना। तो ये बड़ा कौन है? 2, देखिए इधर मुंह खोल दिए, ये बड़ा है, बस ये अपने आप छोटा हो गया। तो ये दोनों चिन्ह में एक ही चिन्ह है ये, और कुछ नहीं है। जिधर मुंह खोल दो वो बड़ा हो गया, उसके बाद छोटा हो गया। तो यहाँ पर ऐसे चलो कि देखो ऐसे, तो ऐसे जब चलते जाओगे ना तो ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो -5 से बड़ा कौन है? -4, क्यों? ये कम कर्जा वाला है, ये ज़्यादा कर्जा वाला है। -4 से भी बड़ा कौन है? -3, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा कम कर्जा है। -3 से बड़ा कौन है? -2। -2 से बड़ा कौन है? -1। और -1 से बड़ा कौन है? 0। एक प्रश्न करते हैं, बताओ -1 से बड़ा कौन है? तो -1 से बड़ा कौन है? 0। अरे 0, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया। भैया किसी का कर्जा तो नहीं ना लिए हैं, और तुम तो कर्जा खा के बैठे हो, कम से कम हमको कोई टोकने तो नहीं आएगा ना, बोलने तो नहीं आएगा। तो ये तो बड़ा है ही। तो -1 से बड़ा 0। अब 0 से जैसे बड़ा करेंगे, अब ये प्लस में होने लगेंगे 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलेगा हमारा। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम दाएं तरफ बढ़ेंगे हमारा वैल्यू, मान क्या होता जाएगा? मान, सम्मान सब बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? और जैसे ही बायां तरफ चलेंगे, बायां हमेशा, ठीक है, वो थोड़ा कम होते जाएगा। जैसे 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से 2, 2 से 1, 0। 0 से छोटा कौन है? -1। -1 से छोटा कौन है? -2। -2 से छोटा कौन है? -4। -4 से छोटा कौन है? -5। चलिए लगे हाथ, बताइए 5 और -10, इस दोनों में छोटा कौन है? ये दोनों में छोटा कौन है? तो देखो ये 5 अपना पैसा है, और ये 10 रुपया क्या खा के रखा है? उधार, कर्जा लेके रखा है। तो ये तो छोटा आदमी हो गया, क्योंकि कर्जा वाला आदमी कर्जा खा के रखा है, और ये तो 5 रुपये इसके पास पॉकेट में है, तो ये तो अमीर आदमी है। तो समझ लो, तो ये दोनों में छोटा कौन है? तो भैया छोटा पूछे तो भी और बड़ा पूछे तो भी दिमाग एक ही लगाना है, बड़ा कौन है? तो
तो जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खोल देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा आदमी तरफ सब कोई मुंह खोलता है। बड़ा आदमी जो रहेगा, बड़ा जो रहेगा उसके साथ लोग सब कोई मुंह खोलता है, सबको सामने होकर के बात करता है। लेकिन छोटा आदमी के तरफ लोग पिठिया दिखा देगा ऐसे, हट छोड़ घूरे मांगतो पैसा मांगतो लगोई। तो इसलिए इधर पिठिया कर देना है, ठीक है, मुँह कर देना है, बड़का देना है, और पिठिया कर देना है, छोटका देना है, हो गया छोटा बड़ा कंप्लीट। तो ऐसे ही हम काम कर लेंगे, क्लियर है। तो ये है हमारा पूर्णांक, ठीक। और अगली क्लास में हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज के क्लास के लिए हम इतना ही बात करेंगे, और बात करेंगे कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तुम चाहते क्या हो। इसलिए खुदी का अर्थ हुआ खुद को इतना बुलंद करना है कि खुदा भी आ जाए और करे, बता बंदे, हे बंदे मेरे भक्त, बता तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि दुनिया जिसे कहते हैं वो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी खो जाए तो सोना। इसलिए हमें मिलते ही मिट्टी किसी चीज़ को नहीं समझना है, उसे सोना समझना है और खोने नहीं देना है। और आज के क्लास में बस इसी जो है स्वस्ति कामना के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करने के लिए सोच रहे होंगे के साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के कक्षा को मैं ही बंद करता हूँ, अंत करता हूँ। मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।